sodium benzoate, salt, sugar, they are components we can use for food storage. And food storage के लिए एजेंसीज भी हैं काफी सारी, ठीक है. कुछ गवर्नमेंट चलाती है, कुछ प्राइवेट चलते हैं, तो कुछ एजेंसीज हैं, तो वो थोड़ा हम अभी देखेंगे. So the warehouse division deals with policies related to creation of adequate storage. क्यों हम adequate storage क्यों स्टोरेज करना होता है? बिकॉज बहुत सारे ग्रेन्स ऐसे हैं और वेजिटेबल ऐसे हैं जो हमें सालों भर चाहिए होते हैं, लेकिन वो ग्रो नहीं होते हैं सालों भर, तो उसके लिए हमें स्टोर करने पड़ते हैं, ठीक है. तो उसके लिए गवर्नमेंट काफी सारे एजेंसीज चलाती है. फॉर स्टॉक to food grains in central pool with the objective of ensuring availability of good quality food grains. ठीक है, अगर हम अच्छे से उसको स्टोर नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसमें कीड़े लग जाएंगे और फिर शॉर्टेज ऑफ फूड अवेलेबिलिटी होगा. तो ग्रेन्स को हमें कोल्ड स्टोर में अच्छे से स्टोर करके गुड टेम्परेचर पे स्टोर करके रखना होता है. So its objective to create modern and scientific storage facility for distribution of food grains through the public distribution system. It participates in providing warehousing facilities like बहुत cold storage पे बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, एक्चुअली मैंने warehouses बोलते हैं. तो warehouses facility for procurement and storage of agriculture and notified commodities through Food Corporation of India, FCI. Okay, Central Warehousing Corporation, that is CWC, and Central Railside Warehousing Company Limited, that is CRWC. It is the administrative division for the Central Warehousing Corporation and the Central Railside Warehousing Company Limited. In Mini Ratna public sector, like it is a इसमें कुछ पोर्शन पब्लिक का रहता है, कुछ पोर्शन गवर्नमेंट का रहता है, कुछ शेयर्स हम कह सकते हैं. तो मिनी रत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग प्राइमरीली प्रोवाइडिंग वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी एग्रीकल्चर सेक्टर. तो एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर मान लीजिए समटाइम्स किसी ईयर में बहुत ज्यादा ग्रेन कल्टीवेशन हुआ है, तो फिर उसको प्रॉपरली स्टोर करना पड़ेगा ताकि वो वेस्ट नहीं हो. Okay, the division also formulates policies for regulating on the warehousing sector through the warehousing development, the regulatory authority. इसके लिए कुछ regulations बनाए जाते हैं, आपको किस conditions में रखना है, कितना रख सकते हैं, ये कुछ इसके लिए authorities हैं. Food Grain Storage and Management of India, that is FCI, is responsible for procurement, storage, transfer, public distribution and maintenance of buffer stock of food grains in India. Like procurement मतलब किसानों से पहले procure करते हैं, खरीदते हैं, ठीक है. फिर उसको second step is storage करते हैं. Okay. Then storage करते हैं. Third is ट्रांसफर. एक जगह हमने स्टोरेज किया, कहीं पे मान लीजिए कोई यूपी का विलेज है जहाँ पे कल्टीवेशन हो रहा है बहुत ज्यादा राइस का, तो उनके उस आसपास के एरिया में एक स्टोरेज वेयर हाउस होगा, वहां पे वेयर हाउस में उसको स्टोरेज किया. देन उसके बाद ट्रांसफर करेंगे दूसरे स्टेट्स में जहाँ पे अवेलेबिलिटी कम है, तो वहां पे ट्रांसफर करना होगा. देन पब्लिक ट्रांसफर किया वहां के वेयर हाउसेज में, वहां पे स्टोरेज हुआ. देन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन उसके बाद होगा. एंड मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया, और इस तरह से उसका स्टॉक को मेंटेन किया जाता है. FCI is a nodal agency under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Government of India. तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है FCI. इसमें भी पोस्ट्स होती हैं डायटिशियंस की. The objective of FCI is meet the stock requirement of food grains for the implementation of public distribution system and other welfare schemes. FCI procures food grain from farmers at the minimum support price
provide the grain meet the quality standards set by central government. तो एक गवर्नमेंट बता देती है इस स्टैंडर्ड का होना चाहिए. अभी कैसा भी ग्रेन होगा तो गवर्नमेंट तो नहीं खरीद पाएगी उसको, तो एक स्टैंडर्ड बना दिया जाता है कि आपको इस स्टैंडर्ड का फूड ग्रेन आपको ग्रो करना है और फिर वो प्रोक्योर होगा. फूड ग्रेन आर procured by state government agencies and private mills on behalf of FCI. तो डायरेक्टली FCI परचेज नहीं करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है. ठीक है, देन वो FCI के पास जाता है. All the procured grain from central pool. Okay, after this grain are sent from the surplus states to the consumer state for डिस्ट्रीब्यूशन. तो जहाँ सरप्लस स्टेट्स मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा है, जहाँ पे राइस जहाँ पे ज्यादा ग्रो हो रहा है उसको राइस का, जहाँ पे ज्यादा लाइक यूपी एक एग्जांपल है उसका, तो वहाँ यूपी को कहेंगे सरप्लस स्टेट ऑफ राइस. टू द कंज्यूमर स्टेट जहाँ पे ग्रो नहीं हो रहा है, मान लीजिए लाइक साउथ में तो राइस होता है, कोई एक लाइक स्टेट है जहाँ पे राइस नहीं होता है, तो वहां पे हम कंज्यूमर स्टेट बोलेंगे. लाइक पंजाब में बहुत ज्यादा राइस नहीं होता, मेनली व्हीट होता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी इन द कंट्री, फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन FCI's वेयरहाउस फॉर इट्स बफर स्टॉक. ठीक है, तो ये एक लाइक गवर्नमेंट एजेंसी है, लेकिन बहुत सारी प्राइवेट एजेंसीज भी होती हैं जो डायरेक्टली फार्मर से प्रोक्योर कर लेती हैं. Food grains are disposed of by FCI and state government under the open market sales scheme. Under this, sale of food grains is done from time to time in the open market at predetermined prices so that its supply can be ensured at the time of shortage of food grain and stability in the market prices is maintained. तो जब शॉर्टेज होगा तब सप्लाई होगा, तो क्या होगा, वो ज्यादा महंगा नहीं होगा. तो सप्लाई अगर बनी रहेगी तो प्राइस मेंटेन रहेगा, अदरवाइज वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा. लाइक कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, लाइक टमाटोज जो हैं वो कुछ सीजन में बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं, 100 हो जाते हैं, और जब उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है तब वो 20-30 रुपीज हो जाते हैं. तो इसीलिए स्टोरेज किया जाता है ताकि वो जब अवेलेबिलिटी नहीं है तब के टाइम में डिलीवर हो सके. FCI economic costs include acquisition of food grains, other expenses related to procurement and distribution charges, monitoring, collection and interest change charges, loss during collection etc. तो सब चीज चार्जेस जो होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग, वो एड ऑन होके हमें कंज्यूमर तक पहुंचता है. Food grain in India are traditionally stored by farmers, while surplus grain are stored by government agencies such as FCI, central and state warehousing corporations. Method of grain storage in India. So अंडरग्राउंड स्टोरेज स्ट्रक्चर, लाइक अंडरग्राउंड क्यों करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन रहता है वहां पे. कोल्ड टेम्परेचर में जनरली बैक्टीरिया ग्रो नहीं होते. दीज स्ट्रक्चर आर कंस्ट्रक्टेड बाय डिगिंग इनटू द ग्राउंड एंड आर शेप्ड लाइक अ वेल. ये काफी पुराना लाइक इसको हम ट्रेडिशनल मेथड बोलेंगे. ट्रेडिशनल टाइम में भी ये चीज होती थी कि डिगिंग कर देते थे वेल की तरह और वहां पे स्टोर करते थे. स्टोरेज ऑफ ग्रेन इन दीज, या फिर कहीं कहीं लाइक केव्स जैसे बनाते थे स्टोन के पुराने जमाने में, जिससे कि टेम्परेचर मेंटेन रहता था और लाइक ठंडा टेम्परेचर रहता था, जिससे कि ग्रेन्स खराब नहीं होते थे. Storage of grain in these can avoid any external danger like theft, grain, wind, etc. तो अभी एक डिगिंग करके अंडरग्राउंड कर दिया तो हवा सब नहीं लगेगी उसमें, एंड उसमें इंसेक्ट्स नहीं लगेंगे. Cover the plinth storage
जो उसका प्लिंथ है, जो कवर है, उसको कवर कर देते हैं प्लिंथ को. दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड चीप मेथड ऑफ स्टोरिंग ग्रेन्स. अंडर दिस द ग्रेन आर केप्ट temporarily covered with a waterproof material in the open. There is a risk of damage due to strong winds. तेज हवा आने से भी डैमेज नहीं होगा. Silos. It is a cylindrical shaped structure made of metal or steel. ड्रम्स जैसे बने होते हैं. Like पुराने जमाने में यही ड्रम्स मिट्टी के भी हुआ करते थे. तो मिट्टी भी क्या करती है, इंसुलेटर का काम करती है, बाहर का टेम्परेचर अंदर नहीं जाने देती. तो जो उसका ठंडक है वो बनी रहती है. तो इससे भी ग्रेन्स सेफ रहते हैं और उसमें इंसेक्ट्स नहीं लगते. इन दिस द ग्रेन इज प्लेस्ड इन लार्ज क्वांटिटी थ्रू अ conveyor belt. Each silo has a capacity of about 25,000 tons. Now, what is warehouse? These are storage structure built scientifically so that to maintain the quantity and quality of food grains storage through it, like Central Warehousing Corporation, CWC, State Warehousing Corporation, SWC, and FCI, Food Corporation of India. Problems inherent in grain storage in India. तो ये जो एजेंसीज है, they see the storage thing of grains. If we do inadequate management, क्या होगा? तो grains are kept in shortage for longer than their shelf life. जो अगर हम उसकी shelf life 1 year रख सकते हैं, 2 years रख सकते हैं, तो वो कम हो जाएगी. ठीक है. Which increase the chances of damage by insect, rats, birds, etc. Availability storage capacity in various states is less than 75%, due to which there is no space to store fresh grains. पहले काफी years back कभी होता था, इस बार कम फसल हुई तो महंगा हो गया. एक्चुअली में कई बार क्या होता है, वो स्टोरेज ही प्रॉपर नहीं किया गया, जिससे कि मार्केट में चीजें काफी महंगी हो जाती थी. Facilities in the country are operated in the traditional way, due to which there is high possibility of destruction of grain in case of adverse weather condition like heavy rain, floods, storm, etc. Like अभी आज की डेट में बहुत सारे स्टेट्स में फ्लड्स आया हुआ है, तो उसकी वजह से भी काफी डिस्ट्रक्शन होता है. जो फील्ड्स में जो लगे हुए हैं, क्या बोलते हैं, जो क्रॉप्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं. एंड जो स्टोरेज है उसमें भी अगर प्रॉपरली नहीं किया गया है तो फिर वो भी डैमेज होगा. देन प्रोडक्ट क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा मार्केट में. Shortage in storage capacity of FCI. FCI is not able to store food grains due to increase in the quantity of food grains in the central stock and insufficient number of silos, godowns, and warehouses. Further, the existing storage facility are not integrated with other essential facilities and lack supporting infrastructure such as integrated packaging houses. Problem of cold storage. इनमें क्या हो सकता है? Most of the cold storage structures in India are in unorganized sector and are being run from conventional facility. जो पहले जमाने से बहुत सालों से चलती आ रही है वही चलती आ रही है. कुछ भी उसमें changes नहीं करा होने से क्या होगा, इसमें storage structure improve नहीं होगा. The distribution of cold storage in country is also not balanced. Most of the country's cold storage are in Uttar Pradesh, Gujarat, Punjab, and Maharashtra are located in the country. Moreover, 2/3 of the total cold storage capacity of the country is kept only in potatoes. Recommended of Dalwai Committee for increase in storage of food grains. To develop integrated agri-logistics system for efficient transfer of value from farm to consumer, like जो farmers होते हैं वहाँ से हम consumers तक पहुँचे properly, इसके लिए the transfer product can be monetized and to an adequate level, and quality of product reaching the market will also
increase. Now, formulate district and state-based collection plans to ensure efficient regional distribution. Apart from this, preference should be given to modern silos and warehouses for construction of new storage units. Existing warehouse should be revamped to make them WDRA compliant, and electronic negotiable warehouses receipt to promote the popularize the use of warehousing and NWR. Creating the integrated unit like modern packaging houses and collection center at the local level. Along with this, to develop the means of transport adequately. Like अगर transport में भी गड़बड़ी होगी तो फिर क्या होगा, जो crops हैं, जो भी product है वो damage होगा. Now, promoting self-help group and helping them in providing necessary infrastructure like a drying place, storage, primarily प्रोसेसिंग फैसिलिटी एक्सेट्रा. लाइक जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है अगर वहीं पे ड्राइंग स्पेस एंड स्टोरेज फैसिलिटी होगी तो भी क्या होगा, जो खराब होने के चांसेस हैं क्रॉप्स के वो कम हो जाएंगे. तो दिस फैसिलिटी इंश्योर्स कि प्रोडक्ट सेफली रहे, स्टोर अच्छे से रहे एंड ट्रांसफर अच्छे से हो, तो फिर शॉर्टेज नहीं होगी. सो ग्रो, अगर फार्मर्स ग्रो भी कर लेते हैं अच्छे से, लेकिन अगर स्टोरेज अच्छे से नहीं होगा तो फिर हमें अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, कंज्यूमर तक अच्छा प्रोडक्ट नहीं पहुंचेगा. सो जितना कोई भी प्रोडक्ट जितना ड्राई होता है, जितना ज़्यादा उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम होता है, लाइक सबसे कम जिसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है वो प्रोडक्ट लेस पेरिशेबल होता है, वो खराब होने के चांसेस उसमें कम होते हैं. तो जिसमें सबसे ज़्यादा मॉइस्चर होगा लाइक मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उसमें सबसे ज़्यादा खराब होने के चांसेस होते हैं, तो वो आता है पेरिशेबल में. नाउ इफेक्ट ऑफ कुकिंग ऑन न्यूट्रिएंट्स. अभी हम कुकिंग करते हैं तो क्या चेंजेस हो जाते हैं. हमने पढ़ा कि प्रिजर्व करते हैं, कई बार प्रिजर्वेशन में भी हम कुछ चीज़ें डालते हैं, उससे भी उसमें चेंजेस आ जाते हैं. अब कुकिंग करने से भी काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं उसकी क्वालिटी में. तो अभी हम वो टॉपिक पढ़ते हैं. Learn an importance of balance between nutritional value of food and food preference of family members. Like जो हम बुक में देखते हैं ना, किसी फूड की जो वैल्यू रहती है तो हम उसको जब खाते हैं वो हमें उतना नहीं मिलता है. वो वैल्यू वैसे निकाली होती है, उसको बर्न करके कितनी उससे एनर्जी बनी, कितनी उससे हीट प्रोड्यूस हुई, उससे उसको कैलकुलेशन किया जाता है. लेकिन हमारी बॉडी क्या उसको उतना ज़्यादा डाइजेस्ट कर पा रही है, तो ज़रूरी नहीं कि जितनी वैल्यू है उतनी हम कंज्यूम कर पाएं और उसको यूज़ कर पाएं. एंड अगर कोई ग्रीन लीफी वेजिटेबल है तो उसकी रॉ की वैल्यू है. अगर हम कोई एक सब्जी है लाइक पालक, उसको हम फ्राई करके बनाते हैं तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू चेंज हो जाएगी. अगर हम उसको बॉईल करके पकाते हैं, स्टीम करके पकाते हैं, तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू अलग होगी. अगर हम उसको रॉ खाते हैं सिर्फ सॉटे करके तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू अलग होगी. तो इस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे जैसे कुक होती है, जैसे हम कट करते हैं, वॉश करते हैं, तो उन सब चीज़ों से भी उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू चेंज होती है. तो ऑलवेज रिकमेंड कि जो वेजिटेबल्स है उसको पहले अच्छे से वॉश कर लें. आप एंड्स काट सकते हैं, एंड्स काट दीजिए जो डर्टी होता है, फिर उसको वॉश करिए. देन उसको कट करने के बाद वॉश मत करिए, तो उसके जो वाटर सॉल्युबल जो विटामिन्स हैं वो निकलेंगे नहीं, तो आप उसका मेंटेन कर पाएंगे. Now, the importance of balance between the nutritional value of food and food preference of family members when food is cooked. It becomes soft and it becomes easier to chew and swallow. The juices that digest the food mix easily in the soft food and complete the process of digestion easily. अगर बहुत ज़्यादा हम कुक करते, ओवर कुक भी कर देते हैं तो डाइजेशन
इजी होता है. ओके, लाइक इसीलिए बच्चों को हम जो इन्फेंट्स होते हैं उनको ओवरकुक्ड खाना देते हैं, ओवरकुक्ड दाल, ओवरकुक्ड राइस, तो उनको डाइजेशन करने में इजी होता है क्योंकि वो जो उसके जितने भी कंपोनेंट है वो ब्रेक डाउन इजीली हो पाता है. बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो आप कच्चा खाएंगे तो आपको डाइजेस्ट ही नहीं होंगे, आप उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे. आप खाएंगे आपका स्टूल के साथ वैसा ही निकल जाएगा. लाइक बायोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो एग्स में होता है. उसको अगर आप बहुत पहले ट्रेंड था कि लोग कच्चा अंडा खाया करते थे, लिक्विड उसका खाया करते थे, मगर काफी इयर्स बैक ही वो बैन हो चुका है, लेकिन फिर भी कई कई लोग खाते हैं. तो उसमें क्या एक बायोटीन प्रोटीन होता है, तो अगर उसको हम बॉईल नहीं करेंगे, कुक नहीं करेंगे, तो वो एब्जॉर्बेबल ही नहीं होगा, बॉडी में यूज ही नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हमें कुक करेंगे तभी वो अवेलेबल हो पाती है हमारी बॉडी के लिए. एंड जो रॉ एग्स है वो नहीं खाने चाहिए क्योंकि उससे इन्फेक्शन होने के भी बहुत चांसेस है. Food is the most important basic need of human being, without which no living being can imagine life. From the beginning of life to the end of life, man needs food to calm down and for physical development. According to Dr. Randhawa, there is a close relationship between food habits and the environment in which a person lives. ओके, जैसे जहाँ हमारा इन्वायरमेंट है, लाइक मैं जैसे वेस्ट बंगाल में हूँ, यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है यहाँ के लोग वही ज्यादा खाते हैं. And then adjust this habit and nature according to the environment. In this habit, man first adjusts food habits and later balance their needs. Ali Muhammad is the opinion that size of income is most important in determining food and catering habits. Like here is example. In spite of almost similarity in food habit, the size of income and food item produce more or less difference in food habits. Like income पे भी depend करता है. अगर हम चीजें खरीद ही नहीं सकते जो चीज, तो वो हम खाएंगे नहीं, तो हमारा food habit उस पे भी depend करता है. So, what is available around us? What can we afford? And what is our culture? हमारे कल्चर में क्या खाते आए हैं, तो उस पे भी डिपेंड करता है कि हम क्या खा रहे हैं, हमारी फूड हैबिट क्या होगी. Now, composition of food. Food is necessary for performing physical activity in the same way as petrol or speed. Petrol for the speed, like it is a fuel of our body, right? Like the various part of motor, our body parts wear out, get destroyed. जैसे हमारी गाड़ी की भी चीजें खराब होती हैं, हमारी बॉडी के भी सेल्स वेयर आउट होते हैं. ठीक है, और हमेशा इसको मेंटेनेंस चाहिए सेल्स को, तो उसके लिए क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए, दैट इज फूड. So, nutrient obtained from food can be divided into 3 parts on the basis of function. Number 1 is substance that provide energy for physical development, growth, and biological functions. Number 2, body building nutrient. Number 3, substances protecting health. So these are 3. Number 1 is which provides energy to the body. So it will be carbohydrate. Okay, carbohydrate have a major place in energy enhancing substances. Carbohydrate
कंपाउंड ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो 3 मॉलिक्यूल से बना है, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। 3 मॉलिक्यूल्स को मिला के कार्बोहाइड्रेट बना है। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन देयर केमिकल कंपोजिशन इज ऑलमोस्ट डबल दैट ऑफ ऑक्सीजन एटम। देयर आर 2 टाइप्स। तो कुछ है स्टार्च गिवर्स एंड कुछ है शुगर्स। दीज आर, जो स्टार्च गिवर्स हैं वो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, उसमें बहुत सारे सैकेराइड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं विच आर फाउंड इन व्हीट, राइस, ग्राम, बार्ली एंड वेरियस पल्सेस। इनमें स्टार्च होता है। ओके, एंड नेक्स्ट इज शुगर। दीज आर मोनो एंड डाइसैकेराइड्स, मतलब इसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल से बना होता है या फिर डाइसैकेराइड 2 मॉलिक्यूल से बना होता है, विच आर अवेलेबल फ्रॉम शुगर, जैगरी, स्वीट, फ्रूट एक्सेट्रा। सुक्रोज इज फाउंड इन शुगर केन, ग्लूकोज इन ग्रेप्स, फ्रुक्टोज इन अदर फ्रूट्स, लैक्टोज इन मिल्क एंड सेल्यूलोज इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो सुक्रोज क्या है? सिंपल शुगर, जो हम चीनी खाते हैं उसमें सुक्रोज होता है, दैट इज मोनोसैकेराइड्स। उसको खाएंगे और वो बॉडी में इमीडिएट एब्सॉर्ब हो जाएगा। देन ग्लूकोज इन ग्रेप्स, ग्रेप्स में भी काफी हाई जीआई होता है, खाएंगे और शुगर लेवल बढ़ता है, इसीलिए मैं डायबिटिक पेशेंट्स का ग्रेप्स बंद करके रखती हूँ। देन फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज डायबिटिक पेशेंट्स खा सकते हैं बिकॉज अगर वो फाइबर के साथ खाएंगे तो शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। देन लैक्टोज, लैक्टोज मतलब मिल्क के अंदर जो शुगर होता है, दैट इज लैक्टोज। देन सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, वो जस्ट एक फाइबर की तरह है, उसको एनिमल्स डाइजेस्ट कर सकते हैं। बट अगर हम उसको लैब में टेस्ट करते हैं, जब बर्न करते हैं तो उससे एनर्जी तो निकलती है, हम उसका भी कैलोरीज काउंट करते हैं, लेकिन अगर हम उसको खाएंगे, लाइक एक अगर हम एग्जांपल ले एक एप्पल का, तो उसके जो छिलके में काफी सारे सेल्यूलोज है, वो बुक में लिखा है कि वो दे रहा है अगर 150 किलो कैलोरीज, लेकिन जब हम खाएंगे तो 150 हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका जो सेल्यूलोज है वो स्टूल से पूरी तरह से निकल जाता है, उसका कुछ भी पार्ट एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो हम जो नेट कार्बोहाइड्रेट है हम उतना ही एब्जॉर्ब करेंगे, लाइक टोटल कार्बोहाइड्रेट हम एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज फैट। ये भी क्या करती है? एनर्जी देती है। फैट इज ऑल्सो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। फैट इज ऑब्टेन्ड इन 2 ways. नंबर 1 वेजिटेबल फैट। इसमें क्या एग्जांपल्स आ सकते हैं? जो एनिमल फैट को छोड़ के जो भी वेजिटेबल है, जो भी चीजें हैं वो वेजिटेबल फैट के अंदर आती है। ऐसा नहीं कि सब्जियों से निकलता है, वो एग्रीकल्चर के थ्रू जो ग्रो होते हैं उसके थ्रू निकलता है, लाइक सेसमी ऑयल, तिल का तेल बोलते हैं, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल एक्सेट्रा। दीज आर वेजिटेबल ऑयल एंड इनको हम वेजिटेबल फैट्स कहते हैं। नाउ फैट्स फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से भी काफी फैट्स निकलते हैं जो इंडिया में रेयरली यूज करते हैं, दैट इज फिश ऑयल। अभी तिरुपति का जैसे सुनने में आ रहा है कि वहां पे फिश ऑयल यूज किया गया एंड पोक ऑयल यूज किया गया, पोक फैट। तो लाइक इंडिया में तो यूज नहीं करना चाहिए। तो फिश ऑयल, एनिमल फैट एंड एग योक। एग योक तो जनरली इंडिया में खाते ही हैं, तो वो एक विजिबल फैट है जिसको हम देख सकते हैं। एनिमल फैट को उसको लाइक बॉईल करके या बर्न करके निकाला जाता है, उसको लार्ड भी बोला जाता है। देन मिल्क फैट जो होता है, मिल्क में जो क्रीम निकलती है, दैट इज जो हम घी बोलते हैं, तो दैट इज मिल्क फैट। इसको भी हम एनिमल सोर्स का फैट ही बोलेंगे। बटर, एंड जो बटर से जो फैट निकलता है दैट इज ऑल्सो एनिमल सोर्स फैट। सो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट मेनली हमें एनर्जी देते हैं, ठीक है। फैट्स क्या करते हैं? हमें हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं, जब हम कार्ब्स नहीं ले रहे तब वो ब्रेक डाउन होके एनर्जी देने का काम करते हैं। एंड कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? ये सिर्फ इनका काम है एनर्जी देना, ये और कुछ काम नहीं करते।
एंड अगर हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, लाइक मुझे जरूरत है, मैं काम कर रही हूँ सिर्फ 100 किलो कैलोरीज खर्च कर रही हूँ एवरीडे और मैं खा रही हूँ 150 किलो कैलोरीज एवरीडे, तो जो 50 एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है, कैलोरीज है, वो कन्वर्ट हो जाएगी फैट में और फैट के फॉर्म में वो स्टोर हो जाएगी. नेक्स्ट इज बिल्डिंग एंड नरिशिंग सब्सटेंस ऑफ बॉडी. तो बिल्ड कौन करता है, सेल्स कौन बनाता है, नरिशमेंट कौन देता है सेल्स को, दैट इज प्रोटीन. The elements obtained from food items are composed of many types of chemical compounds which are called nutrient in food, which can be classified in the following manner: bodybuilding substances, that is protein; energy boosting substances, that is carbohydrate, fat; and to being healthy, what nutrient uses, minerals, salts and vitamins. इनका काम है बॉडी हेल्थ को मेंटेन रखना. एंड प्रोटीन भी एनर्जी देता है. ऐसा नहीं है कि प्रोटीन खाएंगे तो सिर्फ सेल ही बनेगा, एनर्जी नहीं देगा. अगर मान लीजिए हम सिर्फ प्रोटीन डाइट पे है, उस कार्ब्स खा ही नहीं रहे, तो हमें एनर्जी क्या नहीं मिलेगी, काम नहीं कर पाएंगे बिकॉज अगर हम कार्ब्स नहीं खा रहे तो एनर्जी भी ब्रेक डाउन होके प्रोटीन्स भी ब्रेक डाउन होके एनर्जी देते हैं. सेम अमाउंट जितना कार्बोहाइड्रेट देते हैं, 4 किलो कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट्स भी देते हैं एंड प्रोटीन्स भी 4 किलो कैलोरीज देते हैं. फैट ज्यादा देते हैं, 1 ग्राम ऑफ फैट 9 किलो कैलोरीज देता है. तो वॉल्यूम कट डाउन करना है तो फैट का करना चाहिए, बिकॉज कम वॉल्यूम कट डाउन करके ही हम कैलोरीज कट डाउन इजीली कर सकते हैं. Next is protein. The chemical organization of protein is extremely complex. It is the combination of 18 elements like carbon, oxygen, hydrogen, sulfur, nitrogen, sulfurous, etc., which are called amino acids. Except a few, most of the protein are soluble. The means of obtaining protein can be 2 types: एनिमल प्रोटीन एंड वेजिटेबल प्रोटीन. एनिमल प्रोटीन को कहा जाता है ये फर्स्ट क्लास प्रोटीन है, ये ज्यादा एब्जॉर्ब होता है बिकॉज वी आर ऑल्सो एनिमल. तो हमारा प्रोटीन और एनिमल का प्रोटीन काफी मैच करता है, तो हम उसको इजीली एब्जॉर्ब कर पाते हैं. सो एनिमल प्रोटीन फाउंड इन मिल्क, एग, मीट, फिश, चीज, जो भी मिल्क प्रोडक्ट है वो आता है एनिमल प्रोटीन के अंदर, और इसको हम बोलते हैं ए क्लास प्रोटीन या ए कैटेगरी या फिर फर्स्ट क्लास प्रोटीन. ओके, ये ऐसा प्रोटीन है जो जितना आप खाएंगे वो ज्यादा एब्सॉर्ब होता है कंपेयर्ड टू वेजिटेबल प्रोटीन. सो नंबर 2 इज वेजिटेबल प्रोटीन. Protein obtained from wheat, barley, gram, rice, peas, beans, green leafy vegetables comes in B category due to late digestion. टाइम ज्यादा लगता है और जितना उसमें अवेलेबिलिटी होती है प्रोटीन की उतना एब्जॉर्ब नहीं होता है. ठीक है, लाइक इसमें लीफी वेजिटेबल इज मेंशन, बट लीफी वेजिटेबल में निग्लेजिबल प्रोटीन होता है. तो मेनली हम प्रोटीन में काउंट करेंगे पल्सेस एंड लेग्यूम्स. ओके, इनको ही मेनली हम काउंट करेंगे. राइस में भी निग्लेजिबल ही होता है, तो उसको भी हम प्रोटीन में नहीं काउंट करते हैं. पीज आता है, बीन्स आता है, तो इनमें प्रोटीन रहता है, बट इट इज नॉट गुड क्लास प्रोटीन. गुड क्लास प्रोटीन हम एक और तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स हो, लाइक 9 अमीनो एसिड्स होते हैं जो एसेंशियल है, जो हमारी बॉडी में बनते ही नहीं है, हमें बाहर से लेने पड़ते हैं. तो जिस भी प्रोडक्ट में वो सारे अमीनो एसिड्स होंगे तो वो हम गुड क्लास प्रोटीन बोलेंगे. तो दाल में सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते, मगर कुछ राइस में होते हैं. तो जो एनिमल प्रोटीन नहीं खाते, जो वेगन्स होते हैं, जो मिल्क प्रोडक्ट्स भी नहीं खाते, तो इफ दे कंबाइन दाल एंड राइस तो कंप्लीट प्रोटीन बन जाएगा और वो सारे जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे. सो इंडिया में जो कल्चर है चावल के साथ दाल खाना, दैट इज गुड कल्चर. तो इससे हम कंप्लीट कर पाते हैं अपना अमीनो एसिड्स को.
Now, mineral salt. Minerals salts have special importance of smooth functioning of physical numbers and for health. These are sulfurs, iron, calcium, sodium, potassium, iodine, chlorine, and magnesium, etc. Calcium, phosphorus, and iron are the most important of these elements. ओके, आयरन डिफिशियंसी आपने काफी कॉमनली देखी होगी लेडीज में, बच्चों में, जिससे कि चीजें याद नहीं रहती हैं, वीकनेस होती है, थक जाते हैं, ये सब सिम्टम्स दिखते हैं। बच्चों को जनरली बोला जाता है चाय मत पियो, क्यों? बिकॉज चाय क्या करती है, वो आयरन एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, ठीक है। जितना ज्यादा टैनिन बनेगा उसमें, जितना ज्यादा बॉयल होगा चाय, तो उतना ज्यादा वो कैपेबल होगा आयरन को एब्जॉर्प्शन को रोकने में, इनहिबिट करने में। तो आई रिकमेंड टू माय पेशेंट्स, इफ यू आर एडिक्टेड तो रिड्यूस करना है क्वांटिटी, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है फ्रीक्वेंसी कम करना है, अगर फूड के साथ खा रहे हैं तो साथ में नहीं खाना है, अच्छे फूड से गैप करके खाए, क्योंकि उसका जो आयरन है वो बॉडी में नहीं जाएगा। तो कोशिश करना है ब्रेकफास्ट के बाद लेने का, ना कि पहले। पहली बात, पहले इसलिए नहीं क्योंकि गैस फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सेकंड, इसलिए नहीं साथ में क्योंकि आयरन एब्जॉर्ब नहीं होने देगा जो भी उस फूड में अवेलेबल है, ठीक है। बाद में इसीलिए क्योंकि अभी चला गया, थोड़ा डाइजेशन हो गया उसका, तो अभी ले सकते हैं थोड़ा गैप करके, अगर एडिक्शन है तो। अगर आप छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ना फॉस्फोरस, ओके, कैल्शियम। तो कैल्शियम भी यहाँ पे हमने पढ़ा था। तो कैल्शियम कैसे ले सकते हैं? ब्रेकफास्ट के साथ अगर हम छाछ ले रहे हैं या मिल्क ले रहे हैं, दैट इज गुड सोर्स। आप कैल्शियम साथ में इजीली खा पाएंगे, क्योंकि जनरली फूड जो नॉर्मल जो बेसिक सब्जी, रोटी एंड दाल चावल, ये सब चीज़ों में कैल्शियम कम ही रहता है। तो हम जनरली जो सोर्स है दैट इज मिल्क। तो उसके साथ अगर छाछ लें, दाल चावल के साथ भी अगर छाछ लें, रायता लें, तो आपकी कैल्शियम इनटेक एंड प्रोटीन इनटेक काफ़ी कंप्लीट हो जाएगी। नाउ फॉस्फोरस, इट इज हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड बोन्स. It is special importance in keeping the nervous system healthy. It is also purifies the blood. 1/4 of all minerals in the body are phosphorus. It is obtained from meat, liver, eggs, fish, milk, curd, cheese, and apple. Besides this, phosphorus is also available from almonds, nuts, spinach, potatoes, कैबेज, रेडिश, नट्स में भी काफी ज्यादा होता है। तो फॉस्फोरस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। लाइक बोन्स बनने के लिए प्रोटीन चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, कैल्शियम चाहिए, तो फॉस्फोरस को भी ध्यान में देना है। नेक्स्ट इज आयरन. Iron is essential for the formation of red blood cells, that is hemoglobin. The entire body contains 1/10 ounce of iron. Iron is found in abundance in liver, meat, egg yolk. Like जो एनिमल प्रोटीन है उसमें काफी ज्यादा आयरन होता है. Besides, it is also found in pulses, figs, grapes, spinach. ग्रेप्स में काफी कम होता है, बट यहाँ पे मेंशन है, तो ग्रेप्स की जगह आप पोमेग्रेनेट लिखिए. Spinach, fenugreek, lettuce, mint, tomatoes. तो these are rich in iron. तो आयरन चाहिए हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए. हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए दो चीजें चाहिए, दैट इज आयरन एंड प्रोटीन्स. ठीक है. हीम का मतलब होता है आयरन एंड ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन. So, अगर हीमोग्लोबिन कम है तो हमें लाइक मिल्क इज गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड उसके साथ में आयरन की कोई चीज खा लीजिए. लाइक दाल पालक भी एक रेसिपी है जो बहुत अच्छा हीमोग्लोबिन बनाने के लिए अच्छे लाइक सप्लाई कह सकते हैं, बिकॉज पालक से
आयरन आ रहा है, दाल से प्रोटीन आ रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन है प्रोटीन एंड आयरन का, तो इसको फ्रीक्वेंटली बनाना चाहिए जब सीजन हो। The entire body contains 1 by 10 ounces of iron. Iron is found in abundance in liver, meat, egg yolk. Besides, it is also found in pulses, figs, grapes, spinach, fenugreek, lettuce, mint, tomatoes. Now, calcium. It participates in the formation of bones. कैल्शियम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द हार्ट मसल। ठीक है, कैल्शियम एक और रोल प्ले करता है, लाइक जो भी मसल है उसको कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। तो अगर हम चल रहे हैं और हमारा मसल्स क्रैम्प हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो है वो ज्यादा करने से हमें तकलीफ हो रही है, तो दैट मीन्स कैल्शियम डिफिशियंसी है। ओके, and also the flesh muscles. Calcium is essential for the nervous system and all cell of the body. Children need it more than adults because children are growing. उनका न्यू बोन फॉर्मेशन भी होना है, इसीलिए कैल्शियम उनमें ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और जो बढ़ते बच्चे होते हैं ना, उनमें हम नोटिस करते हैं पैर दर्द होना, क्यों? बिकॉज कैल्शियम डिफिशियंसी हो रही है। अगर वो कंप्लेन कर रहे हैं कि पैर में दर्द हो रहा है, दैट मीन्स उनकी डाइट में कैल्शियम कम है, हमें इंक्रीज करना है। लाइक मिल्क सोर्स इज वेरी गुड फॉर चिल्ड्रन, बेड टाइम मिल्क इज वेरी गुड, तो उसको इंक्रीज कर सकते हैं। पनीर के क्यूब्स ऐड ऑन कर सकते हैं मील में, तो उससे उनकी कैल्शियम इंटेक बढ़ जाएगी। Next is vitamin. It is also protecting nutrient, हमें इन्फेक्शन से बचाता है। Vitamin are a type of chemical organic substance which are present in trace amount, like बहुत थोड़े अमाउंट में ही चाहिए। From food and food items कम होता है फूड में, और हमें क्वांटिटी भी कम ही चाहिए, हमें बहुत ज्यादा ग्राम्स में नहीं चाहिए, माइक्रोग्राम्स में ही चाहिए। Yet are absolutely essential for proper growth and development of the body. Vitamins are also called life element or protective element. Each vitamin has different function and importance in the body. One type of vitamin alone is of little use of the body, which is why we need all kinds of vitamins. ठीक है, सबका अलग अलग रोल है, ए का अलग है, बी का अलग है। Vitamins are classified into two categories. One, on the basis of their solubility in water. ठीक है, तो हमने पढ़ा है पहले भी, B और C ये दोनों वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, एंड बाकी जो है उसके अलावा वो सारे फैट सॉल्युबल हैं। तो इनका क्या, क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्यों जरूरी है ये पढ़ना? बिकॉज जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं वो अगर हम ज्यादा खाएंगे तो कोई फायदा नहीं है उसका, अल्टीमेटली वो यूरिन से पास आउट हो जाएंगे और हम बॉडी में उसको स्टोर नहीं कर सकते। ओके, तो बी और सी वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, ये हम एक्सेस खाने से कोई फायदा नहीं है, यूरिन से निकल जाएंगे। नंबर 2, अगर बी और सी रिच कोई वेजिटेबल है या फ्रूट्स है, उसको हम कट करके वॉश करेंगे तो भी उसका लॉस होगा विटामिन बी और सी का, वो वाटर के साथ मिक्स होके निकल जाएगा। ठीक है, और इसकी टॉक्सिसिटी भी नहीं होती है। अगर हम ये ज्यादा खा लेंगे तो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी नहीं होगी, उससे कुछ खराबी नहीं होगी, वो अपने आप निकल जाएगा। लाइक ऑरेंजेस आर रिच इन विटामिन सी। ओके, नाउ फैट सॉल्युबल विटामिन्स A, D, E, K, ये चारों फैट सॉल्युबल है। ये अगर आप एक्सेस खाते हैं तो हमारे लीवर में जाके स्टोर हो जाता है, लीवर में जो फैट रहता है उसके साथ स्टोर हो जाता है। तो अगर हम सीजन में मैंगोज अच्छे से खाएंगे तो हमारा विटामिन ए काफी ज्यादा स्टोर रहेगा और साल भर का कई बार वो काम कर सकता है। विटामिन डी इज ऑल्सो फैट सॉल्युबल, तो अगर विंटर्स में थोड़ा सन बाथ लेते हैं तो वो स्टोर होगा, और जिनकी बॉडी में फैट ज्यादा है तो उनकी बॉडी में भी वो ज्यादा स्टोर रह सकता है। नेक्स्ट इज विटामिन ई।
इट इज ऑल्सो फैट सॉल्युबल। इसकी टॉक्सिसिटी कई बार हो सकती है अगर हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं। कई बार लोग कैप्सूल्स खाते हैं विटामिन ई की फॉर गुड स्किन एंड समथिंग, तो कई बार क्या होता है टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो हमेशा जब भी आप कैप्सूल खा रहे हैं विटामिन ई की या कुछ भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो ऑलवेज 1 महीना खा के उसको फिर ब्रेक करना है, कोई भी फैट सॉल्युबल विटामिन को जो हम सप्लीमेंट के सोर्स से खा रहे हैं। नेचुरल सोर्स से कभी भी टॉक्सिसिटी नहीं होती है। एंड नेक्स्ट इज विटामिन के। ये आपका लीफी वेजिटेबल्स में होता है, ग्रीन लीफी में मेनली। ये क्या करता है, खून को पतला करने का काम करता है। तो जो भी हार्ट पेशेंट्स होते हैं, अगर वो हार्ट ब्लॉकेज के लिए कोई मेडिसिन पे हैं, ब्लड थिनिंग मेडिसिन पे हैं, तो उनका जनरली हम रेकमेंड करते हैं आप ब्लड थिनिंग वेजिटेबल्स मत खाओ या कम खाओ। तो उससे क्या होगा, एक कंट्रोल चला जाएगा। अभी वहां से भी ब्लड थिनिंग हो रहा है, एक्स्ट्रा फूड भी दे रहे हैं ब्लड थिनिंग का, तो ये थोड़े रिस्ट्रिक्टेड होते हैं किसी किसी केसेस में। एंड अगर रेगुलर बेसिस में लीफी वेजिटेबल खाया जाए जो हार्ट पेशेंट नहीं है या जिनको मेडिसिन की जरूरत नहीं है, तो उनका ब्लड थिकनिंग नहीं होगा और थिनिंग होगा। दैट इज गुड फॉर हार्ट। तो लीफी वेजिटेबल हमेशा अपने डाइट में जरूर रखना चाहिए। ओके, आज के लिए इतना ही। आगे अगर कुछ क्वेरीज है यू कैन आस्क। और जो हम एनिमल फैट की बात कर रहे थे उसमें कई बार कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी बना हुआ रहता है, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन है वो हमेशा एनिमल के बॉडी में होता है। तो जो भी वेजिटेबल सोर्स के फैट्स हैं वो कभी भी कोलेस्ट्रॉल्स में नहीं रहता। अगर हम एक्सेस अमाउंट में खाएंगे तब हमारी बॉडी के अंदर वो बनते हैं। तो मेक श्योर आप फैट कंटेंट लिमिटेड हो आपकी डाइट में, एंड कोशिश करें वेजिटेबल सोर्सेस खाने के लिए। Like egg yolks are not recommended for heart patients, for diabetic patients. तो restrictions में खा सकते हैं one in a day, okay? And अगर कोलेस्ट्रॉल है या लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ है तो उस केस में योग्स को अवॉइड करना चाहिए। एंड लिपिड प्रोफाइल में मेनली आपको करना है, आपका फाइबर बढ़ाना है, एंड सेकंड इज फैट कंटेंट कम करना है, एंड थर्ड इज शुगर कंटेंट भी रिड्यूस करना है। अगर शुगर कंटेंट ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली ट्राइग्लिसराइड बढ़ाएगा और आपका स्टोरेज भी होगा। फैट अल्टीमेटली वो फैट में कन्वर्ट होता है तो वो फैट क्वांटिटी बढ़ा देगा। तो इसलिए शुगर रिस्ट्रिक्ट करना है, फाइबर ऐड ऑन करना है, एंड आपका जो विजिबल फैट्स है, जो ऑयल जा रहा है खाने में, वो रिस्ट्रिक्ट करना है। ओके, एनी क्वेरीज? I'm Sudhakar here. Yeah, बोलिए प्लीज। As far as the carbs are concerned, that's an simple carbs and complex carbs will be there. Yes. So simple carbs, it's an, as you said, that's rice, wheat, job, barley, these all these simple carbs. And coming to this complex carbs and ये बोले तो इसको लीफीस में आ जाएगा ना सर? नो, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आपका ग्रेन्स ही आएंगे, लाइक विथ फाइबर ग्रेन्स ही आएंगे। सिंपल कार्ब्स में आपका शुगर्स आएंगे एंड फ्रुक्टोज, ये सब आएंगे।
जो इमीडिएट एब्जॉर्ब होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में वो आते हैं जो देर से डाइजेस्ट होते हैं, जैसे मैंने बोला पॉलीसेकेराइड्स, जिसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, जिसको डाइजेशन में टाइम लगता है, तो दैट इज पॉलीसेकेराइड्स। तो लाइक आपका इवन राइस भी आता है, व्हीट प्रोडक्ट आता है। जैसे जैसे जीआई वैल्यू बढ़ेगा जिस भी कार्बोहाइड्रेट का, लाइक जो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, जितना ज्यादा उसका मॉलिक्यूल्स होगा, लाइक अगर आप सोर्सेस जाना चाहते हैं तो दैट इज ऑल ग्रेन्स, जो भी ग्रेन्स आते हैं, मिलेट्स आते हैं, दैट कम्स इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो वो लेना बेटर है कंपेयर टू सिंपल शुगर्स, लाइक सुक्रोज इज सिंपल शुगर, तो वो नहीं लेना है, तो वो अवॉइड करना है। या फिर ब्रेड्स है, ब्रेड्स आर लाइक उसको थोड़ा सा फाइबर रिड्यूस किया रहता है, तो उसका जीआई भी कम होता है, तो दैट इज नॉट गुड। So go for complex carbohydrate. Like diabetes में हम बोलते हैं complex carbohydrate पे जाना है. Like you can have rice, you can have wheat, but with fiber. Okay. So whole wheat, whole grains are recommended in diabetes and any CST diseases, and especially weight reduction में तो complex carbohydrates खाना है. These are complex carbohydrates जिसमें कि ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, जो टाइम ज्यादा ले रहे डाइजेस्ट होने में, तो these are polysaccharides. तो polysaccharides के एग्जांपल जैसे मैंने बताया, एंड सिंपल शुगर्स में आ गया आपका शुगर आ गया, जूसेस आ गया, फ्रुक्टोज आ गया, ये इमीडिएट बॉडी में एब्सॉर्ब होता है। मैदा प्रोडक्ट आ गया, बिस्किट्स आ गया, these are simple sugars. Okay. Yeah. और ये इमीडिएट डाइजेस्ट होते हैं, इमीडिएट शुगर लेवल भी बढ़ाते हैं, और इमीडिएट आपको तुरंत भूख भी लग जाती है, तो दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. सो यू हैव टू गो फॉर दैट कार्बोहाइड्रेट विच डाइजेस्ट which takes long time to digest, like which have high GI, like जिसका भी GI more than 50 होगा, that is good for taking. So you can check in Google like GI कितना है of that, so that is good for you. That is glycemic index of any material, what times it take to digest, how much, like calories are different and glycemic index are different. अगर कोई प्रोडक्ट है, लाइक एक कोकोनट का मैं एग्जांपल लूंगी, कोकोनट वाटर का मैं रिकमेंड नहीं करती अपने पेशेंट्स को, बिकॉज उसका जीआई ज्यादा है, ठीक है, वो इमीडिएट शुगर बढ़ा रहा है, ओके, बट उसकी कैलोरीज काफी कम है, कैलोरीज कम ही देगा, लेकिन जितने भी कैलोरीज देगा, हाउ मच इट इज गिविंग, इट इज giving very rapidly, so it is not recommended. But if you're going for coconut solid part, it has less GI like contribution, so you have to go for GI, complex carbohydrate. So always go for complex carbohydrate. It has like GI is below like 40 to 50 होता है, like 43 around रहता है. So comparatively coconut water, कोकोनट का जो सॉलिड पार्ट है, दैट हैज लेस जीआई, सो इट इज मोर रिकमेंडेड फॉर डायबिटीज, एंड इसमें भी रिलेटेड है आपका ग्लूकोज से, लाइक एपिलेप्टिक पेशेंट्स आल्सो रेस्ट्रिक्टेड कोकोनट वाटर. Like I give so much, like I have so many epileptic patients for epileptic diet, like उसमें हम keto diet देते हैं mainly, तो उसमें सारा शुगर्स जो भी प्रोडक्ट्स होता है, सिंपल शुगर्स, दैट आई रिस्ट्रिक्ट बिकॉज इट गिव्स ट्रिगर्स टू ब्रेन. सो आई गिव लो जीआई कंटेंट इन दैट, एंड हाई फैट मेनली उसमें दिया जाता है. So that means that 43 to 50 is the normal. Below 50, below 50 is good. Like above 50 is high GI. Okay. Yeah. And do we have syllabus of this arthritis and osteoporosis? We have any syllabus in our course? It is not mentioned separately, but if you can ask it, I can give answers. Yeah, so whenever the free time is there, you can explain. According to your schedule, you can go it. And last, I'll give you last 10 minutes or 5 minutes. You can write down all questions, no? You can ask in that direction. If you are having any queries related diet, related to disease, it is very important in this topic.
So you can ask related this. So in last 10 minutes, apart from this topic also you can ask. But the topic should be related to diet and disease. Yeah, exactly. Okay. Yes. So you can ask in last 10 minutes. I'll give an break after class. I'll give 10 minutes. So you can ask related to that topic. Okay. So I'm going to end the class. Yeah, thank you. Yeah. Good night, everyone. Good night. Good night, ma'am. Jai Shri Krishna. Good night, ma'am.